स्पीकर, असल में ये मामलात कुछ ये मौजू ही ऐसा है कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं तलखी नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि हम यहाँ बैठकर वहाँ हुकूमत की बेंचों से वज़रा की तरफ से ऐसा इसका कोई हल पेश करें। पहले तो वो डिनाई करें क्योंकि वो करेंगे, लेकिन ये ना कहें जनाब स्पीकर कि ये पिछली हुकूमतों का है। मेरा ख्याल है कि 2.5 साल का जो इनका अपना ये जो टेन्योर है जो गुजर चुका है उसके ऊपर ये हमें जवाब दें। देखें ना, अपोजिशन का काम ये होता है कि वो हुकूमत पर सवाल करती है कि भाई आप ये कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है। अगर आप इसका जवाब नहीं देते और सिर्फ आप ये फरमा देते हैं कि भाई ये तो आपके ज़माने का है, ये पिछले ज़माने का है, तो फिर उस पर बहस हो जानी चाहिए। तो फिर आप मौका दें हमें कि जब ये कहें कि ये पिछली हुकूमत का है तो फिर आपको मुझे मौका देना पड़ेगा कि मैं साबित करूं कि ये पिछली हुकूमत का नहीं है। नंबर टू और आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं सर, ये आपके लिए भी है सर। इसमें इस वक्त जो सबसे यूटिलिटी स्टोर्स इसलिए बनाए थे कि आम आदमी को सस्ती अशिया उस पर मुयस्सर हो। बाजार में अगर महंगी हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स में एक तो मयारी चीज मिले और दूसरी सस्ती मिले। अब हालत ये है जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हुकूमत से तो आप गुजारिश करने का या इनके कान पर तो जून तक नहीं रेंगती, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा ये मामला देख लें बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अव्वल तो चीजें नापैद हैं, गायब कर दी जाती हैं, और अगर कोई मिलती हैं तो वो भी कमाल है। इतनी के घी जो है वो 70, 40 और 70 रुपए किलो के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अब मिला करेगा। जनाब स्पीकर, 2.5 साल में तालीम इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिला सकता। टेक्स्ट बुक वो बहुत मतलब हर चीज की तरफ एक तबाही और बर्बादी की दास्तान है। मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, लेकिन मैं जनाब की एहतराम में कि आपने हुक्म किया है कि मैं इसको वाइंड अप करूं, तो मैं सिर्फ 3 चीजें पता करना चाह रहा था कि बिजली की जो कीमत है उसकी इस कदर तेजी से बढ़ने की वजह क्या है। यह ना बताएं कि यह पिछली हुकूमत है। मैं बता चुका हूं कि जब $148 की बैरल थी तो हमारे जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में यूनिट था 4 रुपए। आप आज 60 रुपए का कीमत बहुत नीचे आ गई है, तो आप क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। नंबर 1, हमारा सर्कुलर डेट अगर 800 अरब था तो आपका 3 खरब कैसे हो गया, उसकी वजह बताएं। ये ना कहें कि ये पिछली हुकूमतों ने किया है। पिछली हुकूमतों ने अगर किया है तो पिछली हुकूमतों के साथ एडवाइजर जो थे वो बैठे हुए हैं, वो फिर बताएं हमें कि हमने कब किया था। हम तो इनको याद है कि हफीज शेख साहब को याद है, मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि इन्होंने IMF ने उस वक्त कहा था कि 1% बढ़ाएं, इफ ही रिमेंबर्स। तो मैं उसको रेजिस्ट करता था एज ए मिनिस्टर वाटर एंड पावर के 1% क्यों बढ़ा रहे हैं, और हम नहीं बढ़ाते थे, बहुत कम हम इजाफा करते थे, हम सब्सिडी भी देते थे। आप कहते हैं हमने सब्सिडी खत्म करनी शुरू कर दी है। फिर ये सर्कुलर डेट किधर गया है। फिर आप बताएं कि ये जो IPPs का मामला है उसको आपने किस तरह हल किया है। आप तो बड़े फरजाने हैं, आप तो बड़े दाना हैं, आप तो बड़े अक्लमंद हैं। और सारा देखें, ये सर जो आखिरी बात ये है कि देखें, इल्जामात से मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप हमें जितना भी बुरा साबित करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप जो कुछ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो अवाम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घरों के चूल्हे का क्या पोजीशन है, गैस की क्या पोजीशन है, बिजली की क्या पोजीशन है, महंगाई की। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब इसमें हो गई है और जुमे का टाइम है, तो मैं ब्रीफली अभी इनके 2-3 पॉइंट्स का जवाब दूंगा और वाइंड अप जब होगा इंशाल्लाह उस पर मैं डिटेल में दूंगा। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने बातचीत की है कि गवर्नमेंट जवाब दे। गवर्नमेंट सर, मैं हैरान हूं
کہ یہ سیاسی بصیرت رکھنے والے شخصیات جو ہیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ اسی طرح مترادف ہے کہ کوئی قبر کھود کے اس پہ لیٹ جائے اور خود چلے اپنے اوپر رکھے اور کہے میرے اوپر مٹی بھی ڈال دو اور قبر تدفین کا پروسیس مکمل کرو. یہ انہوں نے اپنے ساتھ وہ حال کی ہے. اور ان کے راجہ صاحب کے سوالوں کا جواب ان سے پہلے مسلم لیگ نون کے فاضل رکن صاحب نے جو سب تقریر کی تھی اس میں ہی سارے تھے. جناب اسپیکر، جو ہم لوگ اس ہاؤس پہ میں بار بار ایک بات کرتا جا رہا ہوں، بارودی سرنگیں، وہ بارودی سرنگیں کدھر سے آئیں؟ وہ ان حکومتوں نے لگائی ہیں. وہ بارودی سرنگیں کیا ہیں؟ وہ آپ کی کیپیسٹی چارجز یا کمپلسری چارجز، آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. 2013 میں جناب اسپیکر یہ تھا 185 ارب روپیہ. ابھی آپ سنتے رہیں. اس کے بعد جناب والا انہوں نے بجلی لانی شروع کی. انہوں نے کہا جی ہم لوگ کارخانے لگاتے ہیں، مہنگے ترین کانٹریکٹس انہوں نے کیے، اس کو بین الاقوامی منڈی میں کمپیئر کریں وہ بھی مہنگے. انہوں نے جو آپ کی ڈالر انڈیکسیشن ریٹرنز تھی وہ بھی دی. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ان کی حکومت ختم ہوئی جناب اسپیکر، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ سستا یہ لوگ لاتے رینیوبل انرجی، انہوں نے مہنگی کارخانے لگائے. اور 2018 میں جناب اسپیکر کیپیسٹی پیمنٹس، کمپلسری پیمنٹس جو آپ نے ہر صورت میں ادا کرنی ہوتی ہیں وہ 642 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ 467 ارب روپے تھے. 2020 میں یہی کیپیسٹی پیمنٹ، کمپلسری پیمنٹ 860 ارب روپے پہ چڑھ گئی تھی. مجھے بتائیں کون سا قانون ہے؟ مجھے ان کی نااہلی کی وجہ سے کون سا قانون ہے آپ کے پاس؟ غلط انہوں نے طریقہ کار سے اپنی پلاننگ کی. بتا دیں مجھے، اور یہ بتا دیں کیپیسٹی پیمنٹ جناب اسپیکر 2023 میں یہ جا کے 1455 ارب روپے پی جائیں گی. تو ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ آپ اپنے اتحادیوں سے پوچھیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو کیوں گروی رکھا، انہوں نے یہ بارودی سرنگیں کیوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ بجلی کے ریٹ کے بارے میں اور معاہدوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں ذرا یاد دہانی کے لیے کراتا ہوں کہ ایک معاہدہ تھا جس کا نام تھا کارکے. وہ رینٹل پاور پروجیکٹ کا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے جا رہے تھے. عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس کو ہم نے نیگوشیٹ کر کے یہ وہ حقائق ہے. آئی ٹی پیز کے بارے میں بات کریں تقریباً 50 سے زیادہ آئی ٹی پیز کے ساتھ ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ ابھی تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے اور تقریباً ملک کو 800 ارب روپے کی سیونگ آپ کو ملے گی. اور حکومتی کارخانے بھی اس میں ڈالے تو یہ تقریباً 2500 سے لے کے 3000 ارب روپے تک کی یہ سیونگ انشاءاللہ تعالی آئے گی. یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بدعنوانی کے اوپر ان کی سارے کے سارے کانٹریکٹس تھے. جناب اسپیکر میں آتا ہوں ابھی رینیوبل انرجی پہ. رینیوبل انرجی کے ریٹ، شمسی توانائی جو مسلم لیگ نون اور یہ پہلی حکومتیں کرتی رہی تھی، سولر کے ریٹ 24 روپے فی یونٹ تھا. عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے جناب اسپیکر، وہی ریٹ جو ٹیرف نکلا ہے پچھلے سال 1.5 سال میں 6.5 روپے فی یونٹ پہ آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت آنے کی وجہ سے کوئی شمسی توانائی کوئی دگنی ہو گئی ہے، کوئی ہوا تیز ہونی لگ گئی ہے؟ بنیادی طور پہ جو اس چیز کا عنصر ختم ہوا جناب اسپیکر وہ تھا بدعنوانی، کرپشن. اس کا روک تھام تھا. لوگ بریف کیسز لے کے پہلے دفاتر میں جاتے تھے، وہ ہم نے ختم کیا ہے اور اس کا ہم لوگ ابھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر ہم لوگ ابھی آتے ہیں جناب والا گیس کے اوپر. گیس کے اوپر بھی جو یہ فیول مکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 70% پاکستان کی انرجی ان دو حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں. 6.5 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کا ذرائع مبادلہ جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے کہ ہم لوگ فیول امپورٹ کریں. یہ ان کی نااہلی اور غلط پلاننگ اور بدعنوانی کی وجہ سے. جناب اسپیکر یہ اس سے آگے آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قیمتیں کیوں زیادہ ہوئی. ان کے وقت میں یہ میرے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہے، جنوری 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت
फ्यूल ऑयल जो यूज हुआ था 49% जनवरी के महीने में हुआ था। 2017 का आप टोटल भी देखें, तकरीबन 30% तक ये लोग पूरे साल इन्होंने फ्यूल ऑयल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोगों ने पूरा साल जो पिछला गुजरा है सिर्फ 4% इस्तेमाल किया। कहां 30%, कहां 4%, और यह भी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। गरिबान में झोंके इसके साथ साथ आ जाएं जनाब स्पीकर। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं, इकोनॉमी के बारे में बात ये कर रहे थे, मैं आपको खुद बताता हूं। यहां पे हमारे फाजिल रुकन मुस्लिम लीग नून के उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि जी IMF में जल्दी जाना चाहिए था, इसका मतलब है वही कब्र वाली बात मैं खुद कह रहा हूं कि खुद ही उन्होंने अपनी कब्र खोदी, खुद ही उसमें लेटे, खुद ही ऊपर चलें डाल के मिट्टी भी अपने ऊपर डाल रहे हैं, खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि PTI हुकूमत को जल्दी IMF पे जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि आप लोगों ने जो यहां पे बारूदी सुरंगें लगाई थी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो पार्टीज की है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल है, दोनों पार्टी जिन्होंने इस नैज पे पाकिस्तान को पहुंचाया था। इसके साथ साथ वो कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू किया था? वो वही फाइनेंस मिनिस्टर है जो हर दूसरे दिन जाके ट्वीट गलत बयानी करता है। इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का गलत बयानी पे वो ट्वीट करता है, आखिरी दिनों में आया था। उसके साथ साथ उसने साबिक अपने वजीरे खजाना की पॉलिसीज को रिवर्स किया और डिवैल्यूएशन का इफेक्ट शुरू किया। वो कब शुरू हुआ? ये इनकी हुकूमत में इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, या वो इनके साबिक वजीरे खजाना की पॉलिसी या सही थी तो इन्होंने डिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्यों शुरू किया? ये जरा स्टेटिस्टिक्स उठा के, शुमारियात उठा के देखें जनाब स्पीकर। फिस्कल डेफिसिट अरूज पे, मुझे याद है मेरे भाई असद उमर साहब, मैं हमारे चंद साथी दिसंबर 2018 में बनी गाला में बैठे थे और असद उमर साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और वहां पे हम लोग पीपल्स पार्टी को बुरा भला सारी दुनिया कहती है, 10% कहते हैं, जो मर्जी कह दे, पर ये जिस वक्त बरतरफ हुए थे 2013 में, 2 महीने का जरा मुबादला पीछे ये छोड़ के गए थे। मुस्लिम लीग नून बरतरफ हुई थी 2018 में, जनाब स्पीकर 2 हफ्तों का भी जरा मुबादला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। ये तो खजाने का बेड़ा गर्क करके गए थे। इस तरह कोई दुश्मन की फौज भी मुल्क के साथ नहीं करती जिस तरह ये किया, इन्होंने किया। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जनाबे वाला कि ये कर्जों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके गुनाहों को हम लोग साफ कर रहे हैं। इनके जो जितने गुनाह हैं वो हमारी ऊपर मुसीबत आई हुई है। कर्जा जो इन्होंने लिया था, रिकॉर्ड कर्जे, उसकी सूद की अदायगी के लिए हम लोग अदायगी कर रहे हैं। इनकी वजह से ये सर्कुलर डेट के बारे में इन्होंने बात की, मैंने सामने रख दिया। किसी भी साल आप ये देख लें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एक साल से दूसरे साल पे जो इंक्रीज होती है वो उस लेवल से कम है जितने से सर्कुलर, मतलब वो कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है जिससे सर्कुलर डेट ज्यादा हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उसमें कुछ अमल दखल नहीं, इनकी वजह से। जनाब स्पीकर, अभी आगे आ जाए, ये आप एक्सपोर्ट्स के जमाने में इनकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 से 23 अरब डॉलर थी, इंपोर्ट्स 60 अरब के करीब थी। टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था तकरीबन 20 अरब डॉलर पे पहुंचा था। वो हालात मुल्क के नहीं थे, और प्राइवेटली इनके सीनियर मेंबरान नून के ये जाके जगह पे कहते थे कि हमें मालूम है हमें हुकूमत नहीं मिलेगी, लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। ये शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से इलेक्शन में गए थे और ये नहीं चाहते थे, कहते थे कि आगे हमने जो हालात छोड़े हैं, आने वाली हुकूमत के लिए जो मुसीबतें हैं वो अल्लाह ही उनको संभाल सकेगा। इनके जहन में इन्होंने डिलिबरेटली कस्तन ये सारी चीजें की थी। अभी आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इस वक्त अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त तकरीबन 14.5% ग्रोथ आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर, कल मैं अपने भाई यहाँ पे फैज कमोका साहब भी मौजूद हैं, हम लोग वहां पे कल टेक्सटाइल फैसलाबाद में थे। फैसलाबाद में लोग अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर रही है, कहते हैं बहुत अरसे बाद कोई ठंडी हवाओं के झोंके आने शुरू हुए हैं जहां से हमें कोई सुकून आया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? एक मिनट, जस्ट आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? जी सर, मेरी गुजारिश